नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर यह सबसे कठिन समय नहीं। तो हमारा ये जो चैप्टर है ये लिखा गया है जया जादवानी जी द्वारा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारा पाठ है उसका नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। यह सबसे कठिन समय नहीं, और इसकी लेखिका है, इसकी कवयित्री हैं जया जादवानी जी। चैप्टर है हमारा 9th। तो जैसे कि हमने कहा था, इस कविता का सामान्य उद्देश्य है आशावादी, साहसी, परिश्रमी और नैतिक और चारित्रिक गुणों का विकास करना। यानी कि इसमें जो बालक है उसमें उसको आशावादी बनाना, उसको साहसी बनाना, उसको परिश्रमी बनाना और उसके अंदर नैतिक और चारित्रिक गुणों का विकास करना, ये इस कविता का सामान्य उद्देश्य है या मुख्य उद्देश्य भी इसको कह सकते हैं इस कविता का। तो और दूसरी चीज हमने यहाँ पर देखी थी, दूसरी चीज कि देखिए हमने यहाँ पर ये, जैसे कि इस कविता का नाम है कि यह सबसे कठिन समय नहीं, तो जो विशेष उद्देश्य है इस कविता का वो है कि समय चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हमें हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। यानी कि हमें अपनी अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो उसमें हमें घबराना नहीं चाहिए, उसमें हमें डरना नहीं चाहिए, उसका हमें डटकर सामना करना चाहिए। यानी कि हमें कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, उनसे हमें, और कठिनाइयों का सामना करते हुए हमें अपने कठिन समय को भी अच्छा बनाना चाहिए, अपने कठिन समय को भी हमें अच्छा बनाना चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था, सबसे पहले उसके बाद हमने यहाँ पर जो चीजें पढ़ी थी वो कुछ इस तरह से थी। बोध प्रश्न, जो कि मैंने आप लोगों से बोध प्रश्न किए थे कि सबसे पहला प्रश्न था कि कठिन समय से आप क्या समझते हैं, यानी कि कठिन समय क्या होता है। तो इसके लिए मैंने आप लोग को सोचने के लिए भी समय दिया था और मैंने आप लोग को बताया था कि बच्चों के जीवन में मुझे लगता है कि एग्जाम से ज्यादा कठिन समय शायद ही कोई होता होगा, लेकिन आप कैसे उस कठिन समय को भी आसानी से, उसमें भी अपना, कई बार क्या होता है कि बच्चे पढ़कर जाते हैं, वो अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन उनके अंदर एक परीक्षा का जो भय होता है, एक जो डर होता है, उससे वो कई बार कॉन्फिडेंस को लूज कर जाते हैं, यानी कि आत्मविश्वास कहीं ना कहीं खो देते हैं। और आत्मविश्वास कम होने के कारण जब उनके हाथ में एग्जाम पेपर आता है तो वो सही से प्रश्न का उत्तर आते हुए भी घबराहट के कारण वो लिख नहीं पाते हैं। तो कैसे आप अपने इस परीक्षा के भय को दूर करेंगे, कैसे आप अपने जीवन में, देखिए दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर आपके लिए यहाँ पर है कि कठिन समय से आप क्या समझते हैं। कठिन समय यानी कि जहां पर आपको लगे कि अब मैं धैर्य खो रहा हूं, मैं डर रहा हूं, या मेरे पर कोई मुसीबत आने वाली है, कोई परेशानी है। तो इस तरह से, तो कैसे आप अपनी कठिन समय को अच्छा बनाएंगे, सबसे पहले तो आप उसका डटकर सामना करेंगे। आप, अगर आपके एग्जाम आने वाले हैं तो आप अपनी पूरी तैयारी रखिए और बिल्कुल ये सोचिए कि आप अपना मूल्यांकन कर रहे हैं। आप अपना मूल्यांकन कर रहे हैं कि आपने अभी तक जितना पढ़ा है आपको कितना उसमें से आता है। आपको बिल्कुल भी इस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है कि कितने परसेंटेज आएंगे, कितना, अगर आपने जितना पढ़ा है, जितना आपको आता है, जितना आप लिखते हैं, सबसे पहले जो कुछ सुधार आप अपने आप में कर सकते हैं, हैंडराइटिंग सुधारना, अपनी स्पीड बढ़ाना या और भी बहुत सारी चीजें, तो इनमें आप सुधार कीजिए, आपका आत्मविश्वास अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप अपने एग्जाम का जो आपका कठिन समय है, एग्जाम का जो भय आपके अंदर है, उसको आप सामान्य कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने यहाँ पर अपनी कविता को पढ़ना शुरू किया था। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कहा था कि यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वो उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ। तो क्या कहा था यहाँ पर कवयित्री ने
क्या कुछ कहा था यहाँ पर कवयित्री ने? तो कवयित्री ने कहा था कि अभी इतना ज्यादा कठिन समय नहीं आया है, क्योंकि आज भी चिड़िया की चोंच में वो तिनका दबा हुआ है, वो आशा का जो तिनका है वो दबा हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि चिड़िया जो होती है वो अपनी मदद खुद करती है। वो छोटी सी नन्ही सी चिड़िया होती है, वो पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती है। और क्योंकि आज जहां एक तरफ इतने ज्यादा पेड़ पौधे काट दिए गए हैं, उनके रहने का स्थान समाप्त कर दिया गया है, तो उनका अस्तित्व जो है खतरे में है। लेकिन फिर भी जब हम उनकी चोंच में वो तिनका देखते हैं तो लगता है कि नहीं, अभी भी इतना ज्यादा कठिन समय नहीं आया है, अभी भी उस चिड़िया की चोंच में एक तिनका है, यानी कि आशा एक जीवन की बची हुई है। और अभी भी वो उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झड़ती हुई पत्तियों को थामने बैठा है एक हाथ। तो जहां, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज के समय में जहां पूरी दुनिया अपने आप में बिजी है, अपने आप में व्यस्त है, अपने काम को सीधा करने में व्यस्त है, तो ऐसे ही समय पर कुछ प्रकृति प्रेमी आज भी हैं, जो पेड़ पौधों से प्रेम करते हैं, जो प्रकृति से प्रेम करते हैं, उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। और हर परिस्थिति में वो किसी भी पेड़ को काटने नहीं देना चाहते हैं, किसी भी पेड़ को मुरझाने नहीं देना चाहते हैं। तो आज भी कुछ हाथ से यहाँ पर अर्थ है कि कुछ ऐसे व्यक्ति आज भी हैं जो इस संसार में प्रकृति के लिए काम कर रहे हैं, प्रकृति को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, पेड़ पौधों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह का यहाँ पर भावार्थ जया जादवानी जी द्वारा भी बताया गया है। आप देख सकते हैं कि यदि पक्षी के चोंच में आज भी आपको तिनका दिखाई देता है तो समझ लेना कि जीवन की आशा कहीं ना कहीं जीवित है और बहुत कुछ जीवन में अभी शेष है। और अब दूसरा, क्योंकि बहुत सारे पक्षियों के आश्रय स्थल समाप्त हो गए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जनसंख्या वृद्धि इतनी ज्यादा हो रही है, हमें जो संसाधनों की जो हमारे अंदर भूख है वो इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि पेड़ों की कटाई इतनी ज्यादा मात्रा में हो रही है, इतनी ज्यादा मात्रा में शहर के शहर बसाए जा रहे हैं। तो जो पशु पक्षी हैं, इनके जो आश्रय स्थल हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। लेकिन जब उनकी चोंच में वो तिनका दिखाई देता है और उनकी चोंच का वो तिनका इस बात की ओर संकेत करता है कि उनका अस्तित्व अभी समाप्त नहीं हुआ है। भले ही उनके आश्रय स्थल हमने समाप्त कर दिए हों, उनके लिए रहने का स्थान हमने उनका छीन लिया हो, लेकिन आज भी उनका अस्तित्व है। और वो तिनका इसी बात का हमें संदेश दे रहा है, इसी बात की ओर संकेत कर रहा है। दूसरी बात यहाँ पर कही कि आज भी ऐसे हाथ विद्यमान हैं, ऐसे लोग विद्यमान हैं जो पत्तियों के गिरने से, पत्तियों के हाथ पर गिरने से प्रसन्न होते हैं, यानी कि उन्हें प्रकृति से प्रेम है। आदमी के पास अपने लिए समय नहीं है, अपनों के लिए समय नहीं है, लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो प्रकृति के बीच में रहते हैं और प्रकृति के लिए समय निकालते हैं। तो ये चीज इस बात की ओर संकेत करती है कि आज भी कुछ लोग प्रकृति को बचाने में, प्रकृति को संरक्षित करने में जुटे हुए हैं। अगला काव्यांश है, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। ये वाला जो पैरा है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है कि अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कि कोई किसी को जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का वक्त हो चुका है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इससे पिछली जो काव्यांश था उसमें ही, कि आजकल मनुष्य के पास केवल और केवल अपने अलावा, देखिए अगर हम घर में भी जाते हैं तो घर में भी हमारा जो मोबाइल फोन होता है उससे हम कनेक्ट रहते हैं लोगों से। हम अपने घर वालों के लिए हमारे पास समय नहीं है, हमें हमारे रिलेटिव्स के लिए हमारे पास समय नहीं है, हम और ज्यादातर क्या होता है कि ज्यादातर लोग अपने घरों से पलायन करके दूसरे शहरों में, दूसरे देशों में काम की तलाश में जाते हैं, जिससे कि वो अपनों के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन
आज भी वो स्टेशन की भीड़ और वो रेलगाड़ी जाती हुई जो अपने गंतव्य तक सभी लोगों को पहुंचाती है, वो आज भी ये संकेत करती है कि आज भी कोई प्रतीक्षा कर रहा है किसी के आने की। आज भी कोई कहने वाला है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने वाला है। यानी कि जो लोगों का अपनी फैमिली के प्रति यानी कि परिवार का महत्व अभी भी लोगों के मन में है, अभी भी लोगों को रिश्तों का महत्व पता है, अभी भी लोगों को रिश्तेदारी का महत्व पता है। तो ये चीज इस बात का संकेत देती है, क्योंकि आए दिन कभी न कभी हम किसी न किसी के घर जाते हैं, चाहे शादी ब्याह में जाते हैं। देखिए, नॉर्मल तो जाना हो नहीं पाता है कि रोज अपना काम छोड़ के हम किसी और के घर चले जाए या कोई और हमारे घर आ जाए, लेकिन आपने देखा होगा आज भी हमारे घरों में जब भी कोई फंक्शन होता है, जब भी कोई प्रोग्राम होता है, तो हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र सभी हमारी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए अपने अपने घरों से आते हैं। और दूर शहर में नौकरी करता हुआ किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का भाई जो आज भी जब घर आता है तो उसके परिवार में उसकी माता, उसकी बहन, उसकी पत्नी इंतजार करती है कि घर आ जाओ, सूरज डूबने वाला है। तो ये पंक्ति इस बात का संकेत करती है कि आज भी लोगों के मन में परिवार का महत्व और रिश्तों का महत्व जिंदा है। तो आज भी इतना ज्यादा कठिन समय अभी नहीं आया है, इतनी भी बुरी स्थिति अभी संसार में नहीं आई है। तो बिल्कुल इसी तरह का भावार्थ यहाँ पर जया जादवानी जी भी देती हैं कि रेलगाड़ी अपने गंतव्य में जाना और मेहमान के स्वागत में इंतजार कर रहा व्यक्ति इस बात का आज भी प्रमाण है कि दुनिया में अभी भी खुशियां विद्यमान हैं। लेखिका उदाहरण देकर अपनी बात को स्पष्ट करती हैं कि वो घर के खाने के इंतजार में बैठी माँ, बहन या पत्नी का जिक्र करती हैं कि आज भी लोगों के पास जब समय नहीं है तो वो किसी के आने का इंतजार आज भी करती हैं, और ये इसी बात का संकेत देता है। ये फैमिली के महत्व को बताता है, परिवार के महत्व को बताता है। अगली पंक्तियां हमारी है कि अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी दादी सुना रही सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी भी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार से और लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, और यह सबसे कठिन समय नहीं। तो आज भी नानी दादी की कहानियों का जो महत्व है, जो पहले के समय में, देखिए आज ये सारी चीजें थोड़ा सा चेंज हो गई हैं, क्योंकि समय के साथ हम विकसित होते रहते हैं, हम बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, रहन सहन में चेंज आता है, और उठने बैठने के तरीके, चलने फिरने के तरीके, खाने पीने के तरीके, हर चीज के जो तौर तरीके होते हैं वो समय के साथ बदलते रहते हैं। तो इस तरह की जो नानी दादी की कहानियां जो पहले बच्चों को सुनाई जाती थी, आज भी वो थोड़ा बहुत जिंदा है और अभी भी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार से। यानी कि जो नानी दादी अपने बच्चों को कहानी सुनाया करती थी, ऐसे लोगों की खबर लेकर आती थी अंतरिक्ष के पार से। यानी कि जैसे नानी दादियां अपने बच्चों को सुनाया करती थी कहानियां कि ये इस बात का संकेत करता है कि अभी भी इतना ज्यादा कठिन समय नहीं आया है। यानी कि जीवन में अभी भी आशा और खुशियों का होना शेष है। तो बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है, अपने जीवन के प्रति उदासीन होने की जरूरत नहीं है। जीवन में अच्छा बुरा समय आता जाता रहता है। तो ये सोचकर कि यार यही मेरे जीवन की सबसे ज्यादा कठिन परिस्थिति है, अब तो मैं इससे बाहर निकल ही नहीं सकता हूं, मैं कैसे इससे बाहर निकलूं, मैं कैसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करूं। तो ये सोचकर अपना धैर्य खो देना, अपने टूट जाना और बिखर जाना, ये अभी नहीं करना है, क्योंकि जीवन में आशा देने के लिए अभी बहुत कुछ हमारे पास है। तो जो भी परिस्थिति जीवन में आती है, किसी भी तरह की जो परिस्थिति जीवन में आती है, उसका आपने डटकर सामना करना है, उससे आपने मुकाबला करना है और उससे जीतना है और जीवन में आगे बढ़ना है। तो इस तरह से कविता हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बहुत अच्छे से हमने यहाँ पर कविता के भावार्थ को हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लिया है। जिन बच्चों ने लास्ट सेशन में चैप्टर को नहीं पढ़ा होगा, उन्होंने भी अभी पूरा चैप्टर रिवाइज यहाँ पर कर लिया है। और आपने देखा बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी ये कविता है। तो कविता से जुड़े हुए कठिन शब्दों को हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं और
सबसे मेन बात है कि आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं, साथ के साथ आप इन्हें अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर यहाँ पर करने वाले हैं। तो पहला शब्द है झरती। झरती का अर्थ होता है गिरती। झरती का क्या अर्थ होता है? गिरती। थामना, थामने का अर्थ होता है सहारा देना। थामने का क्या अर्थ होता है? सहारा देना। गंतव्य, गंतव्य का अर्थ होता है मंजिल, जहां तक आपको पहुंचना है, जो आपकी मंजिल है। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतजार। सदियां, सदियों का अर्थ होता है कई साल का समय। कहते हैं ना सदियां बीत गई, तो सदियों का अर्थ होता है कई साल का समय। तमाम, तमाम का अर्थ होता है बहुत से। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का अर्थ है आकाश। तो ये कुछ कठिन, और अगर आपको लगता है कि और भी इसमें थोड़े बहुत कठिन शब्द हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं, तो आप कभी भी किसी भी टाइम अपनी समस्या हमसे पूछ सकते हैं। कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं आपकी पाठ्य पुस्तिका से, कक्षा कार्य, यानी कि आप इनको अभी नोट डाउन कर सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर आपको प्रश्न पूछूंगी आपसे और आप उत्तर देने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाए कहाँ उड़ने को तैयार है और क्यों? चिड़िया चोंच में तिनका दबाए कहाँ उड़ने को तैयार है और क्यों? देखिए चिड़िया चोंच में तिनका दबाए जंगल की तरफ, यानी कि अपने घोंसले की तरफ उड़ने को तैयार है, क्योंकि आज भी उसका अस्तित्व जिंदा है। उसके छोटे छोटे बच्चे उस घोंसले में हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए वो उस घोंसले को मजबूत बनाना चाहती है, उस घोंसले को और भी ज्यादा सुरक्षित करना चाहती है, उस तिनके को ले जाकर। तो आज भी चोंच में तिनका दबाए चिड़िया अपने घोंसले की तरफ उड़ने को तैयार है, और क्योंकि उसको अपने बच्चों को, अपने परिवार को सुरक्षित करना है, संरक्षित करना है। दूसरा है, किसी के घर न लौटने पर कौन चिंतित हो जाते हैं और क्यों? किसी के घर न लौटने पर कौन चिंतित हो जाते हैं और क्यों? देखिए अगर आप कभी स्कूल से घर जाते समय लेट हो जाते हैं, तो सबसे पहले चिंता कौन करता है? सबसे पहले टेंशन किसे होती है कि आज बच्चे स्कूल से क्यों नहीं आए, आज बच्चों को स्कूल से आने में इतना लेट क्यों हो गया? तो हमारी जो मम्मा होती है, हमारे पापा जो है, यानी कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, सबसे ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं जब आप कभी भी कहीं से भी घर लौटने पर या लेट लौटने पर आप नहीं पहुंच पाते हैं समय पर। तो देखिए किसी के घर न लौटने पर माता, बहन या पत्नी चिंतित हो जाती है, क्योंकि आज भी रिश्तों में, आज भी हमारे जो रिलेशन है उनमें प्रेम और सम्मान जो है वो जीवित है। उनमें प्रेम की भावना है, उनमें सम्मान की भावना है, उनमें एक दूसरे से जुड़ाव, लगाव की भावना है। इसीलिए किसी के घर ना पहुंचने पर, किसी के घर लेट पहुंचने पर, किसी के फोन ना करने पर क्या होता है कि माता पिता को, पेरेंट्स को, बहन को, पत्नी को, माँ को बहुत ज्यादा चिंता और परेशानी हो जाती है। एक प्रश्न आप लिखेंगे, ये आपका होमवर्क है, इसको नोट डाउन कीजिए आप। प्रश्न है, इस कविता की कवयित्री कौन है? वैसे तो इसको नोट डाउन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अगर आपको आता है तो आप हैंड रेज करके अभी इसी वक्त इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। देखिए कई बार मैंने इस कविता में इस कविता की जो कवयित्री हैं उनका नाम लिया है और बार बार लिया है, क्योंकि जब भी हम कविता को पढ़ते हैं आपको दो चीजें हमेशा याद होनी चाहिए, कविता का नाम और कवि का नाम। ये दो चीजें आपको कविता पढ़ते वक्त हमेशा याद होनी चाहिए, कविता का नाम, कवि का नाम। तो देखिए प्रश्न है यहां पर, इस कविता की कवयित्री कौन है? तब तक हम दूसरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। स्टेशन पर भीड़ क्यों है और इससे क्या प्रतीत होता है? स्टेशन पर भीड़ क्यों है और इससे क्या प्रतीत होता है?
तो सबसे पहले प्रश्न का उत्तर देंगे हम कि इस कविता की कवयित्री है जया जादवानी जी। इस कविता की कवयित्री है जया जादवानी जी। और अब दूसरे प्रश्न का उत्तर बहुत ही ज्यादा सरल है कि स्टेशन पर भीड़ इसीलिए है क्योंकि आज भी लोग प्रतीक्षा करते हैं अपने परिवार में, अपने बच्चों की, अपने रिलेटिव्स की, अपने मेहमानों का इंतजार करते हैं। यानी कि चाहे उनके रिश्तेदार हो, चाहे उनके मित्र हो, तो कभी भी घर में कोई फंक्शन होता है तो इंतजार रहता है कि हमारी बुआ आएगी, हमारी मौसी आएगी, हमारी नानी आएगी, या हमारा कोई खास मित्र आएगा, या हमारे पड़ोसी आएंगे, या हमारे दूर के रिलेटिव आएंगे। तो ये एक इंतजार आज भी रहता है और यही रीजन है कि स्टेशनों पर वो भीड़ आज भी दिखाई देती है। आज भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी कि एक के घर से दूसरे घर पर जाते हैं। यानी कि रिश्तों का महत्व लोगों को आज भी पता है, अपनी फैमिली का महत्व लोगों को आज भी पता है। तो इसीलिए ये भीड़ देखी जाती है और इससे यही प्रतीत होता है कि लोगों में अभी जो प्रेम है, जो रिश्तेदारी, जो एक भावना है अपनेपन की, वो अभी समाप्त नहीं हुई है। ठीक है, तो इस तरह से हमने गृह कार्य भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब कुछ पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर हैं जिन्हें हम करने वाले हैं, तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं साथ साथ। चलिए, पहला प्रश्न है, यह सबसे कठिन समय नहीं, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। देखिए, जिस बच्चे ने कविता पढ़ी होगी उसको यहाँ से उत्तर देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतने सुंदर सुंदर तर्क यहाँ पर दिए हैं। तो आप लोगों को अगर जरा सा भी कविता याद हो गई है, भावार्थ अगर क्लियर हो चुका है, तो इसका उत्तर देने में कोई परेशानी नहीं होगी कि यह सबसे कठिन समय नहीं, इस बात के लिए कवयित्री ने कौन कौन से यहाँ पर तर्क दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तर्क है कि चिड़िया अभी भी चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है, क्योंकि उसको अभी नीड़ का निर्माण करना है, उसको अभी घोंसले का निर्माण करना है अपने बच्चों के लिए। तो ये बात ये दिखाता है कि उसका अस्तित्व अभी जिंदा है, वो है अभी, उनका अस्तित्व है अभी, वो अभी समाप्त नहीं हुए हैं। भले ही हमने उनके घरौंदे, उनके रहने का स्थान समाप्त कर दिया हो, लेकिन हम उनके अस्तित्व को समाप्त अभी नहीं कर पाए हैं। तो यह सबसे ज्यादा कठिन समय नहीं है। दूसरा है, एक हाथ झड़ती हुई पत्तियों को सहारा देने के लिए बैठा है। भले ही हम अपने आप में कितने भी बिजी हैं, भले ही हम कितने भी ज्यादा स्वार्थी हो गए हैं प्रकृति के प्रति, लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो प्रकृति को संरक्षित करने में जुटे हुए हैं, प्रकृति को सुरक्षित करने में जुटे हुए हैं। तो ये इस बात का संकेत है कि अभी सबसे ज्यादा कठिन समय नहीं है। तीसरा है, अभी एक रेलगाड़ी गंतव्य अर्थात पहुंचने वाले स्थान पर जाने वाली है। यानी कि रेलगाड़ियों के स्टेशन पर भीड़ और रेलगाड़ियों का लगातार अपने गंतव्य तक पहुंचना, एक के बाद एक रेलगाड़ी का आना जाना, ये बताता है कि रिश्तों का महत्व समाप्त नहीं हुआ है। तो ये सबसे ज्यादा कठिन समय नहीं है। नाना नानी की कथा का आखिरी हिस्सा, नाना नानी की कथा का आखिरी हिस्सा क्यों कहा है? क्योंकि भले ही अब वो चीजें ना रही हों, यानी कि पहले बच्चे पूरे नाना नानी की कहानियों पर डिपेंड करते होते थे, यानी कि जो कुछ भी वो सीखते थे वो दादा नानी की कहानियों से ही सीखते थे, दादी दादा की कहानियों से ही सीखते थे। लेकिन आज थोड़ा सा समय बदल गया है, लेकिन ये चीजें समाप्त नहीं हुई है, यानी कि आखिरी हिस्सा अभी भी शेष है। तो अभी इतना कठिन समय नहीं है। अगला है, अभी भी एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लाएगी। यानी कि अभी भी एक ऐसा हमारे पास जरिया है जो हम जिससे हम क्या करते हैं, सभी लोगों की खबर लेते हैं, जिससे हम सभी लोगों का के बारे में पूछते हैं, पता करते हैं या उनकी इंफॉर्मेशन लेते हैं। अभी भी कोई किसी को कहता है जल्दी आओ, सूरज डूबने का समय हो गया है। यानी कि अभी भी कोई घर पर किसी का इंतजार करता है सूरज डूबने का, यानी कि शाम होने से पहले सुरक्षित अपने घर आ जाओ, ये अभी भी कोई कह रहा है। यानी कि रिश्तों में प्रेम, सम्मान, विश्वास आज भी जिंदा है। तो अभी इतना ज्यादा कठिन समय
नहीं है। तो कवि ने यहाँ पर, कवित्री ने बहुत सारे तर्क हमें यहाँ पर दिए हैं और आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सुंदर तर्क हमें यहाँ पर दिए हैं। तो अगर आपने कविता को ध्यान पूर्वक पढ़ा है तो आप आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अगला है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है, वह तिनकों का क्या करती होगी? चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है तो वो तिनके का क्या करती होगी? देखिए, क्योंकि सूरज डूबने का समय हो चुका है और सूरज डूबने से पहले चिड़िया ने अपने घोंसले पर पहुंचना है जहां पर उसके छोटे छोटे बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं, और वो चोंच में तिनका दबाए हर रोज लेकर जाती है ताकि अपने उस घोंसले को, क्योंकि वो घोंसला पेड़ पर है जहां बारिश भी होती है, जहां धूप भी पड़ती है, जहां पाला भी पड़ता है, जहां बर्फ भी पड़ती है, तो ऐसे में वो घोंसला आए दिन टूट जाता है, उसको नुकसान हो जाता है, तो वो रोज उसके लिए एक तिनका लेकर जाती है ताकि वो उसे अपने बच्चों को उसमें सुरक्षित रख सके। अगला प्रश्न है, कविता में कई बार अभी भी शब्द का प्रयोग करके सारी बातें रखी गई हैं। कविता में कई बार अभी भी शब्द का प्रयोग करके कई बातें रखी गई हैं, तो अभी भी का प्रयोग करते हुए आपको भी 3 वाक्य बनाने हैं। तो ये वाला जो प्रश्न है ये आपके लिए होमवर्क है। इस प्रश्न को आप स्वयं करेंगे क्योंकि आपने वाक्य बनाने हैं, तो काफी सारी चीजें आपने इसमें पढ़ी है। और एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आता है, नहीं और अभी भी। नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य बनाने हैं। देखिए, नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे होते हैं। जैसे यहां से आप हिंट ले सकते हैं, नहीं अभी भी मेरी परीक्षा की तैयारी कम है, यानी कि अभी भी मैं बिल्कुल रेडी नहीं हुआ हूं अपनी परीक्षा के लिए, एग्जाम के लिए। नहीं अभी भी इमारत का निर्माण नहीं हुआ है, यानी कि अभी भी जो हमारी बिल्डिंग है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। नहीं अभी भी मेहमान के आने में देर है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो अभी भी और नहीं, ये जो 2 चीजें हैं ये हमें यहाँ पर ये क्लियर कर रही हैं कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए, पूरी जो कविता है वो इसी प्रश्न को कह रही है कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि ये अभी समाप्त नहीं हुई है। तो आप कैसे अपने जीवन में निराश हो जाते हैं, कैसे उदास हो जाते हैं, कैसे आप मान लेते हैं कि ये आपके जीवन का सबसे कठिन समय है और आप हार मान जाते हैं, आप अपना धैर्य खो देते हैं। तो देखिए, सारे प्रश्न हमने यहाँ पर पढ़ लिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे प्रश्न हैं। घर पर जाइए, पाठ को एक बार पढ़िए, पाठ का भावार्थ लिखिए, कविता को लिखिए, कठिन शब्दों को लिखिए और पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर लिखिए, और ये सब आज आपका होमवर्क है। हम नेक्स्ट सेशन में जो भी डाउट्स आपके अभी तक, जैसे कि मैंने आपको बताया चैप्टर 9 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसमें भी अगर बीच में कोई चैप्टर शेष रह गया होगा उसे आगे कंप्लीट करेंगे। तो इन चैप्टर्स में भी अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें सबसे पहले अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।